जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम तिवारी. You are watching my YouTube channel ANS 5G Academy. Welcome in my YouTube channel. Today we will discuss about the use of there and it. आप सभी लोग there और it के जो बेसिक यूज हैं उनसे लगभग परिचित होंगे. अगर ना परिचित हो तो आज हम यहाँ पर बेसिक यूज तथा एडवांस यूज there व it के जो बेसिक यूज हैं व एडवांस यूज हैं दोनों को अच्छे से कवर करने वाले हैं. आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बिल्कुल बेसिक पॉइंट से उसको स्टार्ट करेंगे और एडवांस पॉइंट तक उसको लेकर चलेंगे. तो इस वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा. अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को वीडियो समझ में आने वाली बिल्कुल है नहीं. तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरी आप लोग देखिएगा. और एक काम और कीजिए, साथ में जो हमारा सब्सक्राइबर वाला लाल बटन है ना उसको दबा लीजिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो हमारी वीडियो की वो आप लोगों तक आराम से, आसानी से पहुंचती रहे, ताकि आप लोग ANS 5G से कंटिन्यूअस जुड़े रहें. तो चलिए शुरू. एज वी ऑल ऑफ वेल नोन दैट कि ट्रांसलेशन जो होते हैं सिर्फ दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? एक जिसमें कोई काम हो रहा हो और दूसरा जिसमें कोई काम ना हो रहा हो. सिर्फ दो ही प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं, एक जिसमें कोई काम हो रहा हो और दूसरा जिसमें कोई काम ना हो रहा हो. दोनों का एग्जांपल सबसे पहले समझेंगे, फिर हम आगे सब चलेंगे. जैसे मेरे पास एक कलम है तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, या गांव में कुएं हैं, ये लड़के हैं, इन सारे सेंटेंसों में कोई काम नहीं हो रहा है. लेकिन ऐसा मैं कहूँ कि मैं मार्कर से लिखता हूँ तो यहाँ कोई काम हो रहा है, जैसे लिखने का काम हो रहा है. मैं डांस कर लेता हूँ, यहाँ पर कौन सा काम? डांस करने का काम हो रहा है. हो रहा हो या हो चुका हो या होगा, ऐसी स्थिति में तीनों कंडीशन में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों अलग की बात है, ये जब हम टेंस पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे. उससे पहले दो ही प्रकार के ट्रांसलेशन सिर्फ होते हैं, एक जिसमें कोई काम हो और दूसरा जिसमें कोई काम ना हो. तो जिसमें कोई काम ना हो हमने वहां से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ा. उसके बाद एडवांस सबके, एडवांस तक मैंने बेसिक प्लस एडवांस सबके बना रखे हैं वीडियो. उसके बाद में मैंने यूज ऑफ हैज, हैव, हैड पढ़ा. एडवांस यूज ऑफ, मैं बेसिक और एडवांस दोनों वीडियो बनाता हूँ अपने YouTube चैनल पर, तो मैंने वो पढ़ा. उसके बाद में आज अब बारी आती है यूज ऑफ देयर एंड इट की. और यहीं से, आज से ही जो बिना काम वाले सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, वह कंप्लीटली खत्म हो रहे हैं. मतलब अब आप जिसमें कोई काम ना होगा ऐसे सेंटेंसों को कंप्लीटली बना पाएंगे, बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वह दो वीडियो यानी कि यूज ऑफ वर्ब टू बी, उसके बाद में एडवांस यूज ऑफ हैज, हैव, हैड नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए. तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं यूज ऑफ देयर एंड इट. सबसे पहले यहाँ पर दो देयर और इट, दो अलग अलग ये अक्षर हैं, इनको सिंपली डमी बोला जाता है. यहाँ पर इनका प्रयोग जो है एज ए प्रोनाउन नहीं हो रहा है. ये प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पर इनका प्रयोग एज ए प्रोनाउन नहीं हो रहा है. ये प्रोनाउन यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं. जनरली क्या होता है? इट मीन्स यह होता है, इट मीन्स यह होता है, और देयर मीन्स यहाँ, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, ये तो होता है. लेकिन यहाँ पर इनका यूज एज ए प्रोनाउन, यानी कि इनका अर्थ वहां और यह नहीं है. सिंपल सा बात है. इनका यहाँ पर जो प्रयोग है वो डमी यूज है, DUMMY, डमी यूज. डमी यूज मीन्स इनका यहाँ पर कुछ मतलब नहीं होगा, सिर्फ ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस का मान बढ़ाने के लिए. जैसे आपका यदि कुछ भी नाम हो उसमें अगर श्री लगा दिया जाए तो श्री तुरंत आपका मान बढ़ जाएगा, लेकिन श्री का कोई मतलब नहीं होता है. जैसे जीरो को ले लीजिए, जीरो का अपना स्वयं अस्तित्व नहीं है, लेकिन यदि वह किसी नंबर के साथ पीछे लग जाता है तो वह उस नंबर के अस्तित्व को बढ़ा देता है, उस नंबर को उसके अस्तित्व को इंक्रीज कर देता है. तो सेम उसी प्रकार से देयर और इट का यहाँ पर बिना काम वाले सेंटेंसों में कोई प्रयोग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनका एज ए डमी यूज होगा, जिसका कोई अर्थ ना हो. सिंपल सा इतना बात है. उसके बाद में और समझते हैं. जहां पर मैंने एक बात पहले ही कहा है कि जहां पर कोई काम ना हो वहीं पर हम देयर और इट का प्रयोग करते हैं. इतना तो हमें समझ में आ ही गया कि जहां पर कोई काम नहीं होगा वहां पर ही हम यूज ऑफ देयर, इट एंड हैज, हैव, हैड, इज एंड आर वाजवर का यूज करके सेंटेंसों को बनाएंगे. तो अब हम समझ लेते हैं कि देयर का यूज अलग कहाँ होगा तथा इट का यूज कहाँ पर होगा. सिंपल सा फंडा है. जैसे इट का यूज हम कहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हम इट वाला समझ लेते हैं कि इट का यूज कहाँ करेंगे. इट का यूज सिंपल सा, आप अपने दिमाग में एक दो बातें सेट कर लीजिए कि इट का यूज कहां पर करेंगे. जहां पर टाइम दिखाना होगा, एक नंबर, जहां पर टाइम दिखाना होगा, टाइम, पहला नंबर टाइम दिखाना होगा. और दूसरा नंबर इट का प्रयोग कहां पर करेंगे? जहां पर कोई नेचुरल फिनोमिना होगी, NATURAL, नेचुरल फिनोमिना होगी, तो वहां पर हम सिंपली इट का यूज कर लेंगे. आई बात समझ में? नहीं समझे तो हम समझाते हैं. जैसे समय को दर्शाना हो, जैसे दिन, आज सोमवार है, ये भी एक टाइम ही है.
यह 2021 है, यानी कि यह जो साल है ये 2021 है। अभी 4 बजे हैं, ऐसा मतलब अभी 4 बजे हैं। तो इस प्रकार मतलब जितने भी हम जहां कहीं भी समय को हमें दर्शाना होगा, टाइम को शो करना होगा, ऐसे सेंटेंसों में हम सिंपल सा इट का प्रयोग करके उन सेंटेंसों को बना लेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात आती है नेचुरल, जैसे जहां पर कोई प्राकृतिक चीज हो रही हो या प्राकृतिक चीज पहले से मौजूद हो, वहां पर हम सिंपल इट का प्रयोग कर लेंगे। इसमें नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को। इट के यूज के लिए हम सिर्फ 2 बातें याद रखेंगे, एक जहां पर हमें टाइम दिखाना होगा और दूसरा जहां पर हमें नेचुरल चीजें दिखानी होगी, वहां पर हम सिंपल सा इट का यूज कर लेंगे। जैसे यह पहाड़ है, पहाड़ भी प्राकृतिक होता है, बारिश हो रही है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी नेचुरल थिंग्स है। आज मौसम सुहाना है, मौसम नेचुरल थिंग्स है। या आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, तो ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। ठंडी आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अब हालांकि एसी लगाकर तो आप सिर्फ रूम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर घटा सकते हैं, लेकिन पूरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ना आप कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। तो आज बहुत ठंडी है, तो यह आज बहुत ठंडी है, यह आपके रूम के लिए स्पेशल नहीं कहा जा रहा है कि आज मेरे रूम में तो बहुत गर्मी है तो ये कैसे हो गया आज बहुत ठंडी है। यह पूरे एनवायरनमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर पूरे पर्यावरण की बात हो रही है कि आज बहुत ठंडी है, तो यह भी नेचुरल थिंग्स है। तो ऐसी जगहों पर हम सिंपल सा इट का यूज करके उनको हम बना लेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए हम सबसे पहले इट वाले यूज के थोड़े एग्जांपल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे 4 बजे, 4 बजे है, सिंपल 4 बजे है, कोई काम हुआ? कुछ काम नहीं। 4 बजे है, कोई काम हुआ? नहीं काम हुआ, पहली बात। दूसरी बात हमें यह नोट करनी है कि क्या इसमें टाइम शो कर रहा है या क्या इसमें कुछ नेचुरल थिंग्स हैं। तो हाँ, एक हमें उत्तर मिला कि हाँ इसमें टाइम शो कर रहा है, तो हम तुरंत जान गए कि इसको हम इट से बनाएंगे। अब जैसे देखिए, इसको ऐसे बनाएंगे, इट इज फोर, FOUR, सिंपल सा इट इज 4 o'clock, बिल्कुल साधारण यह बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फार्मूला है, उसको हम यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। उसी के आधार पर हम सभी सेंटेंसों को बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसका जो बेसिक फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो वो सिंपल सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल। और बाकी जो कुछ भी रहेगा उसको हम आगे यहाँ पर लगाते चले जाएंगे। इसी आधार पर हम सभी सेंटेंसों को बनाएंगे, सभी सेंटेंसों को डिजाइन करेंगे। एक यहाँ पर विशेष बात होगी, एक यहाँ पर विशेष बात जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताई, कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि जो देयर और इट होता है एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है। ऐसे वाक्यों में आपको सब्जेक्ट ढूंढने से नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है, सब्जेक्ट जहां पर नहीं होगा वहीं पर एज ए सब्जेक्ट देयर एंड इट वर्क करेंगे। डमी यूज है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसी बेस पर हम अपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आपसे कोई पूछा कि यह बसंत ऋतु है, यह बसंत ऋतु है, जैसे हम लिख लेते हैं यह बसंत ऋतु है, यह बसंत ऋतु है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले ये आप लोग सोचिए, इसमें कोई काम हुआ? नहीं हुआ, उत्तर आया। उसके बाद में क्या यह समय शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है, टाइम इसमें नहीं है। समझ में आई बात? उसके बाद में क्या इसमें कुछ नेचुरल थिंग्स है, क्या इसमें कुछ प्राकृतिक है? हाँ, तुरंत उत्तर आया कि हाँ इसमें प्राकृतिक है। ऋतुएं जो भी होती हैं, बसंत ऋतु, सर्दी, जाड़ा, ठंडी, गर्मी, मतलब वर्षा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी नेचुरल होती हैं। क्योंकि इसको आप तो कह नहीं सकते हैं। ऐसे 2 लोग थे, वो लोग क्या करने लगे कि मतलब उन्होंने सोचा कि देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बहकता है। बहकना आप लोग जानते होंगे ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें हाँकना। 2 लोग थे, उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं कि क्या तुम बहुत बहक लेते हो कि मैं बहुत बहक लेता हूँ। बहकना मतलब बड़ी बड़ी बातें हाँकना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के पास एक कितनी बड़ी चौपाल है। चौपाल आप लोग समझते होंगे कि जैसे गांव वगैरह में होती है बड़ी बड़ी करके, वहां पर जैसे गाय वाय के खाने के लिए चारा वारा रखा जाता है। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी के पास इतनी बड़ी चौपाल है, इतनी बड़ी चौपाल है, इतनी बड़ी चौपाल है कि लगभग पूरे विश्व के लोग, जितने भी पूरे विश्व में लोग हैं, वो उसमें आ सकते हैं, आराम से उसमें बैठ सकते हैं। पर अब बात आई दूसरे लोगों की। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मेरे पिताजी के पास एक इतनी बड़ी लाठी है, इतनी बड़ी लाठी है, इतनी बड़ी लाठी है कि वो उस लाठी को ऐसे सिंपल सा ऐसे वहाँ मतलब आसमान में से लगा देते हैं और वहां से पानी गिराता है। तो तुरंत पहले वाले ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी उस लाठी को रखते कहाँ हैं? तो दूसरे वाले ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पिताजी की चौपाल में, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की जो चौपाल है वो भी तो काफी बड़ी है। कुल मिलाकर बात ये कि जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनको मनुष्य नहीं कर सकता है। जैसे आप वर्षा
नहीं, बारिश आप नहीं करवा सकते हैं, सिंपल सा बात है, आप बारिश नहीं करवा सकते हैं। अगर करवा भी सकते हैं तो वो थोड़ा वाटर पंप लगवाकर सिर्फ थोड़े से फील्ड में, आप ये लार्ज ऑफ अमाउंट के लिए आप बारिश नहीं करवा सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा ये जोक मारा, लेकिन इसका मतलब ये था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो बसंत ऋतु है, ऋतु को आप ला नहीं सकते हैं, नेचुरल है, सिंपल। तो जहां पर किसी नेचुरल थिंग्स की बात होगी वहां पर हम यूज ऑफ इट करेंगे, सिंपल सी बात है, वहां पर हम यूज ऑफ इट करेंगे। तो यह बसंत ऋतु है, तो इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले इट लिखेंगे, इट इज, इट के बाद इज, इट इज क्योंकि है लगा था, है के लिए क्या क्या लगाते हैं, या तो आर लगाते हैं या तो इज लगाते हैं। तो आर हमेशा इज के साथ सिंगुलर नंबर ऑफ द हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा, मतलब इट के साथ हमेशा इज यूज होगा, वाज यूज होगा, सिंपल, इज या वाज। अगर यहाँ पर है रहेगा तो इज यूज होगा, अगर यहाँ पर था रहेगा तो वाज यूज होगा, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। ये ना आर यूज होता है इट के साथ, ना वर यूज होता है, एम तो सिर्फ आई के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर सिंपल हमेशा इज इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज किए जाएंगी, मतलब इज अगर लास्ट में है तो इज और था है तो वाज। ऐसा नहीं कि सिर्फ है तो इज ही होगा, वो आप मतलब उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या होगा। लेकिन जहां पर किसी कोई काम ना हो, जहां पर कोई काम ना हो वहां पर इज के साथ सिर्फ मतलब इट के साथ सिर्फ इज यूज होगा या फिर सिर्फ वाज यूज होगा, जहां पर कोई काम ना हो। इस कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूं। तो इट इज, उसके बाद में बसंत की इंग्लिश क्या होती है, स्प्रिंग। इट इज SPRING, स्प्रिंग सीजन, SEASO, सिंपल, इट इज स्प्रिंग सीजन, क्योंकि इट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का बसंत ऋतु थी, तो इट इज स्प्रिंग सीजन, सिंपल सा बनता हमारा चला जा रहा है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप सभी अफर्मेटिव वाला समझ चुके होंगे, अफर्मेटिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी के बाद जो बारी आती है इसके नेगेटिव वाले की। तो नेगेटिव हम सभी अब इतना तो जान ही चुके होंगे कि नेगेटिव बनाने के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, हमारा नेगेटिव बन जाता है। जैसे यह बसंत ऋतु नहीं है अगर वाक्य में होता, यह बसंत ऋतु नहीं है, ऐसे अगर वाक्य में होता तो इट इज, अब यही हेल्पिंग वर्ब था इज, तो इज के तुरंत बाद नॉट लगाए, इट इज नॉट स्प्रिंग सीजन, सिंपल। 4 नहीं बजे हैं, 4 नहीं बजे, अगर ऐसा होता तो इट इज नॉट 4 o'clock, सिंपल, इट इज नॉट 4 o'clock, मतलब नेगेटिव तो ऐसा हो गया। अब बारी आती है इसके इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव हमने पहले ही बताया 2 प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव के लिए इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, तब हम इंट्रोगेटिव को अच्छे से समझेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव यूज ऑफ इट। इंट्रोगेटिव में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य इट से हम कैसे बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई है, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ 2 प्रकार से। एक, या तो जो क्या शब्द होगा, सिर्फ क्या शब्द, वह वाक्य के स्टार्ट में आ जाए, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड हो, यानी कि जिस शब्द से आपको यह आभास हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वह वाक्य के बीच में आ जाए। सिर्फ 2 प्रकार से होंगे। तो मैंने ऑलरेडी यह बात बता रखी है कि जब जो क्या शब्द है वह स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे मतलब आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे कर दें, इतना तो कर ही सकते हैं, तुरंत हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे कर दीजिए। उसके बाद आप यह देखिए कि जो क्या शब्द है वह वाक्य के स्टार्टिंग में है या कोई ऐसा शब्द है जो वाक्य के बीच में है। तो अगर प्रश्नवाचक जो शब्द हो, क्वेश्चन वर्ड हो, वह वाक्य के बीच में हो तो उसे उठाकर आप सबसे पहले आगे लिख दीजिए, और यदि क्या शब्द स्टार्टिंग में आया हो तो आप सेंटेंस को वैसे ही छोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीटली बन गया। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आज सोमवार, आज सोमवार है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बात, पहली बात, यहाँ पर क्या टाइम शो हुआ, सोमवार है तो सिंपल समय हुआ, तो इट का प्रयोग से बनेगा। तो इट इज MONDAY मंडे टुडे, TODAY, इट इज मंडे टुडे, ऐसे बना। उसके बाद में अब बात आती है कि नेगेटिव की। तो आज सोमवार नहीं अगर हो जाएगा तो तुरंत इज के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, इट इज नॉट मंडे टुडे अगर नहीं लग जाएगा। उसके बाद में अगर क्या शब्द आगे आ गया, क्या आज सोमवार है, अगर ऐसा हुआ तो मैंने पहले ही बताया कि तुरंत हेल्पिंग वर्ब को आप खींच के आगे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इज इट मंडे टुडे, सिंपल, इज इट मंडे टुडे। अब क्या आज सोमवार नहीं है, तो नहीं के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, फिर बताता हूँ कि नहीं के लिए नहीं का प्लेस चेंज नहीं होता है, यानी कि नॉट मंडे के पहले लगा हुआ था वही लगा रह जाएगा। इज इट नॉट
मंडे टुडे। सिंपल ऐसे ही बन जाएगा। तो आई होप आप सभी को इसका एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है यूज ऑफ देयर की, कि देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हम यूज ऑफ देयर के बारे में बात कर लेते हैं। इट का पोर्शन जो था सब कंप्लीट हो चुका है। तो फिर भी अगर आप लोगों को इट में कोई डाउट रहेगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे वहां से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं यूज ऑफ देयर। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम, इट इज द टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ द देयर। अब हम समझेंगे कि यूज ऑफ द देयर, देयर का यूज क्या होता है। तो सिर्फ आप लोग दो बातें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि हम देयर कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। दो बातें कौन कौन सी, जैसे इट के लिए दो बातें कौन कौन सी थी, एक जहां पर टाइम्स हो और दूसरा जहां पर नेचुरल थिंग्स हो, वहां पर हम सिंपल इट का यूज करेंगे। सेम उसी प्रकार से देयर का यूज हम सिर्फ दो जगहों पर ऐसे करेंगे जिसमें आप ये दो बातें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, आपको देयर का यूज समझ लीजिए आ गया। एक, किसी चीज का किसी चीज में होना या ना होना पाया जाए। एक बात ये, किसी चीज का किसी चीज में होना, किसी चीज का कुल मिला के किसी चीज में होना या ना होना पाया जाए, तो हम लिखेगा कौन, किसी चीज का किसी चीज में होना या ना होना पाया जाए, वहां पर हम देयर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि मेरे गांव में एक कुआं है, तो यहाँ पर गांव में कुआं का होना पाया गया। सिंपल, किसी चीज में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, वहां पर देयर का यूज कर लेंगे। तो मेरे गांव में कुएं का होना पाया गया, या दवात में स्याही है तो दवात में स्याही का होना पाया गया, या दवात में स्याही नहीं है तो यहाँ पर दवात में स्याही का नहीं होना पाया गया। तो जहां पर भी किसी चीज का किसी चीज में होना या ना होना पाया जाएगा, वहां पर हम सिंपल देयर का यूज कर लेंगे। जैसे मेरे जेब में खनखनाते हुए सिक्के हैं, तो यहाँ पर मेरे जेब में सिक्कों का होना पाया गया। तो जहां पर मतलब कुल मिलाकर एक बात कि जहां पर किसी चीज का किसी चीज में होना या ना होना पाया जाए, वहां पर हम सिंपल यूज ऑफ द देयर कर लेंगे, वहां पर हम देयर का यूज कर लेंगे। अब जहां पर इनफाइनेटिव चीज थिंग्स को दिखाना हो, जैसे समझेंगे, यह जो दूसरी बात है, यही एडवांस लेवल की बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर लोग इसी चीज को गलत किया करते हैं। जो दूसरी बात है, सिंपल वालों को सब आसानी से बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरी वाली चीज है या दूसरी वाली, इसमें बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। जैसे हम इसको सबसे पहले एग्जाम्पल से इसको यहाँ तक लाएंगे, एग्जाम्पल से यहाँ तक लाएंगे। जैसे अगर कहीं लिखा है कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, एक ऐसा कहीं लिखा हुआ है, और दूसरा सेंटेंस इसी टाइप का एक लिखा हुआ है कि एक लड़का है। सिंपल, एक ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है। दोनों सेंटेंसों को आप पढ़िए, एक लड़का है और यह एक लड़का है, एक लड़का है और यह एक लड़का है। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को अगर आप समझ गए तो आप जो दूसरा वाला यहाँ प्लेस जो मतलब रिक्त है, जो अनफिल है, वह तुरंत फिल हो जाएगा, तुरंत भर जाएगा। इसको हमने जब यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ा तो वहां पर दिस इज आ बॉय, सिंपल इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिस इज आ बॉय, इसका ट्रांसलेशन ऐसे हो गया। अब बारी आती है एक लड़का है, तो एक लड़का का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, एक का ए, लड़का का बॉय इज ए बॉय इज, यहाँ पर क्या ऐसा ट्रांसलेशन इसका होगा, एक का एक का ए और लड़का का बॉय और है का इज। और इसका तो सिंपल हम समझ गए कि यूज ऑफ वर्ब टू बी से हम कर लेंगे कि दिस इज आ बॉय। यह वर्ब ऑफ टू बी हमने ऑलरेडी बना रखी वीडियो, ऐसे ट्रांसलेशन मैंने वहां पर समझा रखे हैं। लेकिन क्या जो दूसरा वाला ट्रांसलेशन है, एक लड़का है, ए बॉय इज, यह ट्रांसलेशन सही है? आप लोग बताइएगा, क्या यह ट्रांसलेशन सही है? नहीं सही है। क्यों? यह भी एक लड़का है, यह भी एक लड़का है, दोनों में डिफरेंस फिर किस बात की है? इसी माइनर डिफरेंस को अगर आप लोग समझ गए, बस आप लोग समझ लीजिए ये रिक्त वाला जो प्लेस है आपका फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया। दोनों ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें जो माइनर डिफरेंस है वही अब समझिएगा। यह एक लड़का है या फिर वह एक लड़का है, तो या तो लड़का यह है या थोड़ा हमसे दूर है वह है, मतलब उसका जो प्लेस है, जो स्थान है, वह डेफिनेट है, किसी निश्चित स्थान पर वह मेरी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। सिंपल सा, किसी निश्चित प्लेस पर वह मेरी आंखों से डिफाइन मतलब दिखाई पड़ रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन जो होता है वह मीनिंग के बेस पर किया जाता है, उसका अर्थ क्या है इस बेस पर ट्रांसलेशन किया जाता है। तो देखिए
यह एक लड़का है, तो देखिए या तो लड़का यहाँ है, अगर यहीं पर लिखा होता वह एक लड़का है तो लड़का वहां पर है। मतलब इन दोनों कंडीशनों में लड़का जो होगा वह मेरी आंखों से दिखाई पड़ रहा होगा या किसी निश्चित प्लेस पर, किसी डेफिनिट स्थान पर होगा। सिंपल सी बात है, किसी निश्चित प्लेस पर, किसी डेफिनिट स्थान पर होगा। तो ऐसे सेंटेंसों को तो हम यूज ऑफ वर्ब टू बी से कर देते हैं। और दूसरा जो इन दोनों में डिफरेंस है, और देखिए यहाँ एक लड़का है, दूसरा जो अंतर है एक लड़का है वह कहां पर है, आप उसके डेफिनिट प्लेस को बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। वह कहां पर है, पूरे विश्व में कहां पर है, पर्यावरण में कहां पर है, मतलब नहीं पता। कुल मिलाकर एक लड़का तो है लेकिन वह कहां पर है यह बात नहीं पता है। तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, मतलब यहाँ पर इनडेफिनिट बातें आ रही है, यहाँ पर तो डेफिनिट है, यहाँ पर निश्चितता है कि या तो यहाँ होगा या तो वहां होगा, लेकिन यहाँ पर इनडेफिनिट बातें हैं या अनिश्चितता का बोध हो रहा है। सिंपल सी बात। और जो दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पर यह जो है, दिस जो है, यह एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। एक लड़का है तो क्या है, क्या से उत्तर करने पे हमें जो आंसर प्राप्त होता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब हम क्या, क्यों नहीं सॉरी क्या, कब और कहां से प्रश्न करेंगे तो हमें तुरंत जो उत्तर प्राप्त होगा वह ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या है, लड़का है, तो लड़का तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें यह जो शब्द है यह सब्जेक्ट है। तो दोनों में दो अंतर है, दोनों सेंटेंसों में दो अंतर है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि हम किसको यूज ऑफ वर्ब टू बी से बनाए, किसको यूज ऑफ देयर से बनाए, इसलिए यह अंतर क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया था। तो देखिए दोनों में दो अंतर है, इसमें सब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, दो बातें। दूसरी बात जो है यह निश्चितता का बोध होगा, मतलब इसमें हमें डिफिनेट पता रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वह कहां पर है, और इसमें यह पता नहीं रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहां पर है। दोनों में सिर्फ माइनर डिफरेंस है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, यूज ऑफ देयर करके बनाएंगे। मतलब जो दूसरी यहाँ पर बात है वह इनडेफिनिट प्लेसों के लिए जहां पर सब्जेक्ट ना हो वहां पर देयर का यूज करते हैं। बात समझ में आई? जो यहाँ पर दूसरा जो देयर का प्लेस है इंडेफिनिट, मतलब जहां पर अनिश्चितता का बोध हो और सब्जेक्ट ना हो वहां पर हम यूज ऑफ देयर कर लेते हैं। सिंपल सा बात है, सिंपल सी फंडा है। देखिए फिर हम इसको लिखते नहीं है, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो और सब्जेक्ट ना रहे वहां पर हम सिंपल सा यूज ऑफ देयर कर लेते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, देयर इज अ बॉय, सिंपल, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, और एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल। लेकिन और अभी यही समझ लेते हैं, दो लड़के हैं अगर हो गया तो क्या होगा, दो लड़के हैं, अभी हम बोले ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, तो दीज आर टू बॉयज, क्योंकि वो डेफिनेट प्लेस पर है, ये दो लड़के हैं, दीज आर टू बॉयज, ये हम यूज ऑफ वर्ब टू बी का यूज करके बनाएंगे। लेकिन वही तुरंत अगर कहा जाए कि दो लड़के हैं, कहां पर है पता नहीं है, तुरंत हम यूज ऑफ देयर करके बनाएंगे कि देयर आर टू बॉयज। आर क्यों लगा, क्योंकि लड़के दो हैं, ऑब्जेक्ट दो है यहाँ पर, देयर आर टू बॉयज। आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो है, तो इसलिए यहाँ पर आर लग गया। जहां पर दो से अधिक की बात हो वहां पर है के लिए आर लगाते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यूज ऑफ देयर का स्ट्रक्चर इसका होगा देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नंबर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल, जो कुछ भी रहेगा उसको आगे हम लिखते चले जाएंगे। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे एक लड़का है तो ऑब्जेक्ट कितना है, एक है, तो नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए लिख देंगे। उसके बाद में दूसरा क्या है, लड़का है तो बॉय हो गया, देयर इज अ बॉय। एक तो मैंने अभी डेफिनिट वाला बताया, इनडेफिनिट वाला बताया है, जब किसी चीज का किसी चीज में होना या ना होना पाएगा उस कंडीशन में यूज ऑफ देयर किस प्रकार से यूज होगा, देखिए समझते हैं। जैसे मेरे गांव में एक कुआं है, मेरे गांव में एक कुआं है, लास्ट में है आया, तो देयर इज क्यों लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, अकेला है, तो देयर इज ए बेल इन माई विलेज। सिंपल ऐसे, देयर इज अ बेल इन माई विलेज, सिंपल हो गया। दूसरा, मेरे जेब में 10 रुपए हैं, तो देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। किसी चीज का किसी चीज में होना, मेरे जेब में 10 रुपए का होना पाया जा रहा है, तो देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। सिंपल ऐसे बनता चला जाएगा। अब बारी आती है, आई होप आप सभी को अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है इसके नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव की। तो सिंपल वही ईट वाला फंडा आप लोग अपनाइए कि नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, और अब इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव दो सिचुएशंस में आते हैं, एक जब क्या से शुरू होगा, एक जब क्वेश्चन और बीच में आएगा। जब क्या से शुरू हो तो आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे खींच लीजिए, बन गया। और जब
जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगा दीजिए, नॉट का प्लेस नहीं चेंज होगा। तो आई होप आप सभी को पूरी वीडियो जो है समझ में आ गई होगी, चूंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई बात ना समझ में आई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो चाहे मुझे बनाना पड़े, लेकिन वह बात जरूर समझाऊंगा जो बात आपको ना समझ में आई है। तो अगर आपको पूरी वीडियो जो है समझ में आई है और पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब बिना किए तो ना ही जाइएगा, ताकि मेरी मेहनत का मुझे परिणाम मिले, रिजल्ट मिले। मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।